नमस्कार साथियों, थॉर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं जगपाल गहलोत आपके सामने एनिमल हस्बेंड्री पढ़ाने जा रहा हूं। और एनिमल हस्बेंड्री में अपन पढ़ेंगे पशुओं के रोग, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेट का एग्जाम हो, आईसीआर का हो, बीएचयू का हो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का हो, इन सभी एग्जामों में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं पशुओं के रोगों से। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपन पशुओं के रोग। पशुओं के रोग। पशुओं के रोग पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि रोग होते क्या हैं। तो दोस्तों, पशुओं के अंदर किसी भी प्रकार की असामान्यता उत्पन्न हो जाती है, उस स्थिति को अपन रोग बोलते हैं। या पशु के शारीरिक कार्य करने की क्षमता में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो जाती है, उस स्थिति को अपन रोग बोलते हैं। इस रोग को पैदा करने का कोई न कोई रोग कारक होता है। तो कौन कौन से रोग कारक हैं दोस्तों? उन रोग कारकों के आधार पर पशुओं के रोगों को विभिन्न भागों में वर्गीकृत किया गया है। इन रोगों का अपन वर्गीकरण पढ़ते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं विषाणु जनित रोग। विषाणु को इंग्लिश में वायरस बोलते हैं दोस्तों। विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग दोस्तों, विषाणु को वायरस बोलते हैं इंग्लिश में। यह वायरस है, बहुत ही खतरनाक प्राणी का नाम है। इस वायरस ने पूरी दुनिया में आतंक मचा रखा है। जैसे मनुष्यों में कोरोना वायरस ने आतंक मचा रखा है, उसी प्रकार से इस वायरस ने पशुओं के अंदर भी बहुत सारी बीमारियां पैदा करता है और खतरनाक बीमारियां पैदा करता है। वो कौन कौन सी बीमारियां करता है दोस्तों? वायरस कितना खतरनाक है यह आपको थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा जब अपन पशुओं के रोग पढ़ेंगे जो वायरस के द्वारा होते हैं। तो दोस्तों, वायरस के द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं, इनको अपन एक ट्रिक के साथ याद करेंगे। मैं ट्रिक लिखता हूं दोस्तों, उस ट्रिक के माध्यम से सारे रोग हैं जो वायरस के द्वारा होते हैं अपन को याद हो जाएंगे। ट्रिक है दोस्तों, वायरस तो फर फर करके मर गया। वायरस तो फर फर करके मर गया। वायरस तो फर फर करके मर गया। वायरस से अपन को ध्यान रखना है दोस्तों, ये वायरस जनित रोग हैं। वायरस जनित रोग हैं। पहले एफ से अपन को ध्यान रखना है, एफएमडी। एफएमडी जिसको खुरपका मुंहपका रोग के नाम से जाना जाता है। खुरपका मुंहपका रोग। दूसरे आर से बनता है दोस्तों रिंडरपेस्ट, जिसको पशु प्लेग के नाम से जाना जाता है। रिंडरपेस्ट, इस रोग को अपन पशु प्लेग भी बोलते हैं। इस ऐप से ध्यान रखना है दोस्तों, फाउल पॉक्स। फाउल पॉक्स, इसको दोस्तों चेचक के नाम से जाना जाता है। इस आर से ध्यान रखना है दोस्तों, रानीखेत। रानीखेत को दोस्तों न्यूकैसल बीमारी भी बोलते हैं, न्यूकैसल रोग। इस आर से ही ध्यान रखना है दोस्तों, रेबीज। इस मर से ध्यान रखना है दोस्तों, मरेक्स। इस गै से ध्यान रखना है दोस्तों, गंबोरा। और इस या से ध्यान रखना है दोस्तों, अढ़ैया बुखार। अढ़ैया बुखार जिसको 2.5 दिन का बुखार भी बोलते हैं। तो ये रोग हैं दोस्तों जो वायरस पशुओं के अंदर पैदा करते हैं, और ये रोग हैं सारे अपन को एक ट्रिक के माध्यम से याद हो गए। वायरस तो फरफर करके मर गया, ये अपनी ट्रिक थी। वायरस से ध्यान रखना है अपन को, वायरस के द्वारा होने वाले रोग हैं।
एफ से ध्यान रखना है FMD, इसको खुरपका मुंहपका रोग बोलते हैं हिंदी में। आर से ध्यान याद रखना है दोस्तों, रिंडरपेस्ट, इसको पशु प्लेग रोग के नाम से जाना जाता है। इस एफ से बनता है फाउल पॉक्स, ये चेचक रोग होता है मुर्गियों के अंदर। इस आर से याद रखना है अपन को रानीखेत, इसको न्यूकैसल रोग भी बोलते हैं। और इस आर से ही ध्यान रखना है रेबीज, ये भी वायरस के द्वारा होता है। इस मर से ध्यान रखना है दोस्तों मरेक्स रोग, गै से ध्यान रखना है गम्बोरा, और या से ध्यान रखना है अढ़ैया बुखार, इसको 2.5 दिन का बुखार भी बोलते हैं। दोस्तों खुरपका मुंहपका बीमारी है, ये मुख्य रूप से खुरपका मुंहपका बीमारी मुख्य रूप से सुअर व रोमंथी पशुओं के अंदर होती है। सुअर व रोमंथी पशुओं के अंदर होती है। FMD खुरपका मुंहपका रोग, रिंडरपेस्ट है, ये रोमंथी पशुओं के अंदर होता है। दोस्तों चेचक, न्यूकैसल और मरेक्स रोग, ये 3 रोग हैं जो मुर्गियों के अंदर होते हैं। ये 3 रोग हैं जो मुर्गियों के अंदर होते हैं, बाकी ये रोग हैं जो वायरस से होते हैं। तो दोस्तों एक ट्रिक के माध्यम से आपको सारे वायरस जनित रोग याद हो गए। ट्रिक आपको सीधी सी याद रखनी है, वायरस तो फर करके मर गया। फिर आपको याद रखना है, एफ से ध्यान रखना है FMD, जिसको फूट एंड माउथ डिजीज बोलते हैं, हिंदी में खुरपका मुंहपका रोग बोलते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों JET ICAR BHU एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर के जो पशुओं के रोग टॉपिक है, इसकी रीढ़ की हड्डी है। कोई किसी न किसी एग्जाम में हर साल ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि खुरपका मुंहपका रोग है, ये किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों ये वायरस के कारण होता है, ध्यान रखना है आपको। और खुरपका मुंहपका रोग है, ये मुख्य रूप से सुअर में और रोमंथी पशुओं में होता है। रिंडरपेस्ट पशु प्लेग रोग है, ये रोमंथी पशुओं में होता है। रोमंथी पशु हैं दोस्तों गाय, भैंस, भेड़, बकरी, जिनका आमाशय 4 भागों में बटा होता है। यह आपने वर्गीकरण में पढ़ लिया है। चेचक है, फाउल पॉक्स है, और मरेक्स रोग है, ये मुर्गियों के रोग है दोस्तों। इसके बाद अपन देखते हैं जो खुरपका मुंहपका रोग हो रहा है पशुओं में, सुअर में और रोमंथी पशुओं में। सुअर का खुर है दोस्तों 2 भागों में विभाजित होता है, और रोमंथी पशु हैं उनका खुर भी 2 भागों में विभाजित होता है। देखिए दोस्तों ये किन में होता है, जिनमें खुर 2 भागों में विभाजित होता है। वे पशु जिनका खुर 2 भागों में विभाजित होता है, उनके अंदर खुरपका मुंहपका रोग होता है। दोस्तों किन पशुओं का खुर है जो 2 भागों में विभाजित नहीं होता है, तो आपको ध्यान रखना है घोड़ा, गधा, खच्चर, इनका खुर है वो एक ही भाग पाया जाता है, 2 भागों में विभाजित नहीं होता है। जैसे दोस्तों खुर है ये पशु का, ऐसे 2 भागों में विभाजित होता है, सुअर का और रोमंथी पशुओं का। तो खुरपका मुंहपका रोग है, खुरों के बीच में छाले पड़ जाते हैं, वे जहाँ से खुर हैं ये त्वचा से मिले होते हैं, वहाँ पे छाले हो जाते हैं। तो जिन रोगों के खुर 2 भागों में विभाजित होते हैं, उनके अंदर मुख्य रूप से ये खुरपका मुंहपका बीमारी होती है। तो दोस्तों याद हो गए आपको वायरस जनित रोग, ठीक है दोस्तों। पहला हो गया अपना वायरस जनित रोग, दूसरा अपन पढ़ेंगे जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग, जीवाणु को इंग्लिश में बैक्टीरिया बोलते हैं दोस्तों। जीवाणु जनित रोगों की भी यहाँ पे एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, और वो ट्रिक क्या है दोस्तों, एक आदमी है एंथनी, उसको बासा भोजन खाने की आदत है, और वो बार बार बीमार पड़ जाता है, बार बार वैक्सीन लगवा लेता है, लेकिन फिर से उसकी आदत है वो गंदी के गंदी रहती है। तो ये याद रखना है दोस्तों अपन को, एक ट्रिक के माध्यम से लिखते हैं इसको। बासे नींबू खाने से, बासे नींबू खाने से बासे नींबू खाने से गले में खांसी, बासे नींबू खाने से गले में खांसी व दस्त होने पर, गले में खांसी व दस्त होने पर
लंगड़े एंथनी की तरह दस्त होने पर लंगड़े एंथनी ने फिर से टिटनस का टीका लगवाया। इस छोटी सी ट्रिक के माध्यम से दोस्तों अपन जीवाणु जनित रोग हैं उन सारे रोगों को एक साथ याद कर सकते हैं, क्योंकि कुछ एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा रोग है जो जीवाणु जनित है, या फिर किसी रोग का नाम दे देता है, फिर पूछता है कि ये रोग है किसके द्वारा होता है। ऑप्शन में जीवाणु होता है, विषाणु होता है, प्रोटोजोआ होता है, या फिर कोई उपापचयी रोग है, ऐसे होते हैं ऑप्शन में। तो आज के बाद यहाँ से आप क्वेश्चन गलत नहीं करोगे दोस्तों। तो बासे से अपन को ध्यान रखना है, इस बासे ध्यान रखना है दोस्तों, ब्रूसेलोसिस। इस बात से ध्यान रखना है दोस्तों, ब्रूसेलोसिस, इसको संक्रामक गर्भपात भी बोलते हैं, संक्रामक गर्भपात। बासे नींबू, नी से ध्यान रखना है दोस्तों अपन को, निमोनिया। निमोनिया है, यह भी जीवाणु जनित रोग है। खाने से गले से आपको ध्यान रखना है दोस्तों, गलघोंटू। गलघोंटू जिसको हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया भी बोलते हैं। तीसरा ध्यान रखना है दोस्तों, खांसी से। खांसी किस रोग में होती है? खांसी टीबी में होती है ना, तो टीबी को बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस। टीबी जिसको क्षय रोग बोलते हैं हिंदी में। दस्त से ध्यान रखना है दोस्तों, सफेद दस्त, ये छोटे बच्चों के अंदर होते हैं। अगला ध्यान रखना है दोस्तों, लंगड़ी से याद करना है आपको, लंगड़ी रोग। जिसको ब्लैक क्वार्टर बोलते हैं, ब्लैक क्वार्टर के नाम से जाना जाता है। एंथनी का जो ए है दोस्तों, इस ए से ध्यान रखना है आपको, एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स। और जो थ है इसका, इस थ से याद करना है दोस्तों, थनेला। फिर से याद करना है दोस्तों, फिड़किया। टिटनस से याद करना है दोस्तों, टिटनस। दोस्तों ये 10 रोग हैं जो जीवाणु पशुओं के अंदर पैदा करता है। छोटी सी ट्रिक लिखी अपन ने, बासे नींबू खाने से गले में खांसी व दस्त होने पर लंगड़े एंथनी ने फिर से टिटनस का टीका लगवाया। इससे दोस्तों जीवाणु जनित रोग हैं सारे, वो आपको याद हो गए हैं। बा से ध्यान रखना है ब्रूसेलोसिस, संक्रामक गर्भपात। नी से ध्यान रखना है निमोनिया। गले से ध्यान रखना है गलघोंटू, इसको हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया बोलते हैं। खांसी होती है दोस्तों टीबी रोग में, तो टीबी से, खांसी से अपन को ध्यान रखना है टीबी, जिसको क्षय रोग बोलते हैं। दस्त से याद रखना है सफेद दस्त। और लंगड़ी से याद रखना है दोस्तों लंगड़ी रोग, जिसको ब्लैक क्वार्टर बोलते हैं। एंथनी के ए से ध्यान रखना है एंथ्रेक्स। थे से ध्यान रखना है थनेला रोग। फिर से याद करना है फिड़किया। और टेटनस है खुदी रोग है जो जीवाणु के द्वारा होता है पशुओं के अंदर। तो हो गए दोस्तों याद। स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो अपना दोस्तों वायरस जनित रोगों के उदाहरण पढ़ लिए, जीवाणु जनित रोग पढ़ लिए। अपन तीसरा वर्गीकरण देखते हैं। तीसरा है दोस्तों प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ जनित रोग दोस्तों, प्रोटोजोआ को परजीवी भी बोलते हैं। प्रोटोजोआ को परजीवी भी बोलते हैं। तो परजीवी या प्रोटोजोआ के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं पशुओं के अंदर, वो अपन देखेंगे। आपने नाम सुना होगा दोस्तों सर्रा रोग का, जो ऊंट की प्रमुख बीमारी है सर्रा। ये प्रोटोजोआ के कारण होती है।
दूसरा आपने नाम सुना होगा दोस्तों कॉक्सीडियोसिस। कॉक्सीडियोसिस जिसको खूनी पेचिश बोलते हैं, ये मुर्गियों के अंदर होती है, खूनी पेचिश। अगली है दोस्तों फेसियोलाइसिस। फेसियोलाइसिस, फेसियोलाइसिस। अगली बीमारी है दोस्तों थैलियोसिस। ये सब प्रोटोजोआ जनित रोग हैं। लाल पेशाब है, ये भी परजीवी या प्रोटोजोआ के द्वारा होता है पशुओं के अंदर। ये 5 रोग है दोस्तों जो प्रोटोजोआ या परजीवी पशुओं के अंदर पैदा करते हैं। अब परजीवी क्या होते हैं दोस्तों? पर का मतलब होता है दूसरे जीव यानी जीव। तो वे जीव जो दूसरे जीव पर भोजन व आवास के लिए निर्भर करते हैं उन्हें परजीवी बोलते हैं। अब ये दूसरे जीव पर बाहर, उसके शरीर के बाहर भी रह सकते हैं, उनको बाहर परजीवी बोलते हैं, बाह्य परजीवी। और जो शरीर के अंदर रहकर के रोग पैदा करते हैं उनको अंतः परजीवी बोलते हैं। तो परजीवियों को अपन देख लेते हैं दोस्तों। अंतः परजीवी, अंतः परजीवी जिनको इंटरनल पैरासाइट बोलते हैं। अंतः परजीवी कौन कौन से हैं? जो पशुओं के शरीर के अंदर रह करके और उनमें रोग उत्पन्न करते हैं, वो अंतः परजीवी कहलाते हैं। आपने नाम सुना होगा दोस्तों एस्केरिस का। एस्केरिस जो अपने पाड़ों के अंदर निकलते हैं ना, सफेद सफेद धागे नुमा से वो कीड़े, वो एस्केरिस के होते हैं दोस्तों। एक होता है दोस्तों टैप वर्म जिसको बोलते हैं फीताकृमि, और एक होता है रिंग वर्म जिसको बोलते हैं गोलकृमि। ये सारे आंतरिक परजीवी हैं जो पशुओं के शरीर के अंदर रह करके उनमें रोग पैदा करते हैं और वहीं अपना आवास बना के रखते हैं। जो शरीर पशु के शरीर के बाहर रहते हैं उनको बाह्य परजीवी बोलते हैं। वो बाहरी रूप से पोषण अपना प्राप्त करते हैं तथा पशुओं के अंदर रोग करते हैं, उनको अपन बोलते हैं बाह्य परजीवी, एक्सटर्नल पैरासाइट। वे जीव जो पशु के शरीर के बाहर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और पशुओं के अंदर रोग पैदा करते हैं उनको बोलते हैं बाह्य परजीवी। आपने नाम सुना होगा दोस्तों चिचड़ी का, जू का नाम सुना होगा, माइट्स, पिस्सू, खटमल। ये दोस्तों बाह्य परजीवी हैं जो आपने देख रखे होंगे, पशुओं के शरीर पर बाहरी रूप में रहकर के पोषण प्राप्त करते हैं और पशुओं के अंदर रोग उत्पन्न कर देते हैं। तो ये हो गए दोस्तों अपने प्रोटोजोआ जनित रोग या परजीवी जनित रोग। चौथा वर्गीकरण अपन देखते हैं उपापचयी रोग। उपापचयी या इनको बोलते हैं चयापचयी। ये वो रोग हैं जो दोस्तों पशु की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में किसी भी प्रकार की अबनॉर्मेलिटी या असामान्यता के कारण उत्पन्न होते हैं। उपापचय क्रिया की गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होते हैं दोस्तों ये रोग। तो इसके उदाहरण है दोस्तों मिल्क फीवर जिसको दुग्ध ज्वर बोलते हैं, मिल्क फीवर, दुग्ध ज्वर। एक है दोस्तों कीटोसिस। ये 2 रोग हैं दोस्तों जो उपापचयी क्रियाओं के कारण होते हैं। उपापचयी क्रियाओं में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो जाती है तो उसके कारण ये 2 रोग होते हैं जो उपापचयी रोग हैं। 5वां है दोस्तों जन्मजात रोग। जन्मजात रोग वे रोग जो पशुओं के अंदर जन्म से ही आते हैं उनको जन्मजात रोग बोलते हैं। इसका नाम है दोस्तों, एक उदाहरण है फ्री मार्टिन। तो दोस्तों रोग कारकों के द्वारा पशुओं के अंदर जो रोग उत्पन्न होते हैं वो विषाणु जनित होते हैं, जीवाणु जनित होते हैं, प्रोटोजोआ या परजीवी जनित होते हैं। उपापचयी क्रियाओं के द्वारा होने वाले रोग होते हैं। और एक जन्मजात रोग है
ये अपन ने पढ़ ली दोस्तों उदाहरण। अब एक एक रोग के बारे में अपन डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों विषाणु जनित रोग। जो अपन ने विषाणु जनित रोगों की ट्रिक लिखी थी, वायरस तो फरफर करके मर गया, उनमें से एक एक रोग को अब डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों। चलो शुरुआत करते हैं वायरस जनित रोग। वायरस जनित रोग, वायरस जनित रोग कौन कौन से थे दोस्तों? अपने ट्रिक लिखी थी, वायरस तो फरफर करके मर गया, उनमें सबसे पहले एफ से बना था अपना एफएमडी या खुरपका मुंहपका रोग। सबसे पहले उसी को शुरुआत करते हैं, खुरपका मुंहपका रोग। खुरपका मुंहपका रोग, इसको फूट एंड माउथ डिजीज बोलते हैं। खुरपका मुंहपका रोग दोस्तों, इस रोग के अन्य नाम अगर अपन देखते हैं कि इस रोग को किन अन्य नामों से जाना जाता है, तो इसको एपिजूटिक रोग, एपिजूटिक रोग, मैलिग्नेंट रोग, मैलिग्नेंट, पका, खगवा, एप्था, एप्थस ज्वर, इन नामों से जाना जाता है। ये इस रोग के अन्य नाम है दोस्तों, इन रोगों से जाना जाता है। एपिजूटिक रोग इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बहुत बड़े एरिया में एक साथ उत्पन्न हो जाता है, इस कारण इसको एपिजूटिक रोग बोलते हैं। अपन देखते हैं दोस्तों इसके रोग कारक को देखते हैं। तो रोग कारक क्या है? आपको पता है वायरस है। रोग कारक क्या है? वायरस। वो वायरस है, छानने योग्य वायरस है, इसलिए अपन बोल सकते हैं छनित विषाणु, छनित विषाणु। छनित विषाणु है, इसकी अलग अलग प्रजातियां हैं जो अलग अलग पशुओं में रोग उत्पन्न करती हैं। तो छनित विषाणु है, इसकी मुख्य रूप से 7 प्रजातियां हैं। तो छनित विषाणु की ओ, ए, सी, सेट फर्स्ट, सेट सेकंड, सेट थर्ड व एशिया सेट फर्स्ट। ये 7 प्रजाति हैं दोस्तों छनित विषाणु की, जो खुरपका मुंहपका रोग पशुओं के अंदर पैदा करती हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, रोग कारक हो गया दोस्तों। अब देखते हैं इसका उद्भवन काल। खुरपका मुंहपका रोग का उद्भवन काल, जिसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड दोस्तों, इस रोग का इंक्यूबेशन पीरियड है वो बहुत लंबा है, इसी कारण से इसको एपिजूटिक रोग बोलते हैं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड है दोस्तों 2 से लेकर के 10 दिन, 2 से 10 दिन इंक्यूबेशन पीरियड है, 2 से 10 दिन। मतलब अपन बोल सकते हैं कि यह रोग है लंबी अवधि तक चलता है, इस कारण इसको लंबी अवधि वाला रोग भी बोलते हैं। अधिक लंबी अवधि वाला रोग, अधिक अवधि वाला रोग। लंबी अवधि तक चलने वाला रोग है दोस्तों ये। इसके बाद अपन बात करते हैं इसके लक्षणों की। ये उद्भवन काल है दोस्तों। इस रोग के लक्षणों की अगर अपन बात करते हैं कि इस रोग के अंदर कौन कौन से लक्षण प्रकट होते हैं। इस रोग में पशु अगले पैरों से लंगड़ाता है दोस्तों। पहला लक्षण है पशु अगले पैरों से लंगड़ाता है।
पशु अगले पैरों से लंगड़ाता है। पशु अगले पैरों से लंगड़ाता है। दूसरा लक्षण है, पशु अगले पैरों से क्यों लंगड़ाता है? क्योंकि अपन ने देख लिया था इस रोग में पशु का खुर होता है, खुरों के मध्य में छाले हो जाते हैं। वह खुर जहाँ से त्वचा से मिले होते हैं उस त्वचा के मिलान स्थान पर छाले हो जाते हैं, जिसके कारण पशु है वो अगले पैरों से लंगड़ाता है। कभी कभी ये छाले पिछले पैरों में भी हो जाते हैं, तो कभी कभी पशु चारों पैरों से लंगड़ाने लगता है। तो क्या होता है दोस्तों इस रोग में? पशु के खुरों के मध्य में तथा खुरों में त्वचा के मिलान स्थान पर छाले या घाव नजर आते हैं। दोस्तों पशु के अगले पैरों में छाले या घाव हो गए। जब पशु अगले पैरों को अपने जीभ से चाटता है तो ये छाले हैं ये मुंह के अंदर स्थानांतरित हो जाते हैं और पशु के मुंह के अंदर भी छाले हो जाते हैं। तो अपन तीसरा लक्षण लिख सकते हैं, पशु के छाले हो जाते हैं ना। पशु के मुंह जीभ के ऊपर दोनों किनारों पर व होठों पर पहले हल्के पीले रंग के छाले हो जाते हैं। हल्के पीले रंग के छाले हो जाते हैं जो लाल होकर फूट जाते हैं। और घाव बन जाता है। वह घाव बन जाता है। दोस्तों पशु अगले पैरों से लंगड़ाता है क्योंकि पशु के अगले पैर हैं उनमें खुरों के मध्य में तथा खुर जहाँ से त्वचा से जुड़े होते हैं वहाँ पर छाले हो जाते हैं। अब पशु का स्वभाव ऐसा है दोस्तों, खुरें तो पशु जीभ से उन पैरों को चाटेगा तो वो जो छाले हैं वो मुंह के अंदर स्थानांतरित हो जाते हैं। तो पशु के मुंह जीभ के ऊपर दोनों किनारों पर वे होठों पर पहले पीले रंग के घाव हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं। वे बाद में वो लाल होकर के फूट जाते हैं और घाव बन जाता है। अब पशु के मुंह के अंदर छाले हो गए तो दोस्तों मुंह से लार गिरती है। तो चौथा लक्षण अपन लिख सकते हैं, पशु के मुंह से गाढ़ी लार गिरती है। पशु के मुंह से गाढ़ी लार गिरती है। ये लक्षण है दोस्तों जो खुरपका मुंहपका रोग में दिखाई देते हैं अपन को। अब इन रोग पैदा कर दिया वायरस ने, इनके दोस्तों रोकथाम और उपचार के उपाय भी अपन को करने हैं। तो अपन लिखेंगे दोस्तों इसके रोकथाम। इसकी रोकथाम करनी है दोस्तों FMD पॉलीवेंट वैक्सीन का टीका लगाकर। FMD पॉलीवेंट वैक्सीन ये वैक्सीन लगाई जाती है दोस्तों। एक रोकथाम होती है, एक उपचार होता है।
रोकथाम वो होती है जो पशु में बीमारी होने से पहले ही उसका नियंत्रण कर दिया जाता है। उपचार वो होता है जो पशु के अंदर रोग उत्पन्न हो गया, अब इस रोग उत्पन्न होने के बाद में क्या इलाज किया जाता है उसको बोलते हैं उपचार। तो दोस्तों रोग पैदा होने से पहले ही जो इलाज किया जाता है उसको बोलते हैं रोकथाम, और जो रोग होने के बाद में जो इलाज किया जाता है उसको बोलते हैं उपचार। तो रोकथाम है, अपन ने FMD पॉलीवेंट वैक्सीन है, वैक्सीन लगा करके इस रोग की रोकथाम कर दी, अब ये रोग नहीं आएगा। लेकिन फिर भी अगर हो जाता है या जिस पशु के अंदर वैक्सीन नहीं लगी उसके अंदर खुरपका मुहपका रोग हो जाता है तो अपन उसका उपचार करते हैं। वैक्सीन कब लगाते हैं दोस्तों? जो टीका लगाते हैं वो कब लगाते हैं? तो टीकाकरण का समय, टीकाकरण का समय, टीकाकरण का समय है दोस्तों जून एंड दिसंबर। एक मिनट हिंदी में लिख देता हूं। एक टीका जून में लगाते हैं दोस्तों और एक टीका दिसंबर में लगाते हैं। दो टाइम पर टीके लगा रहे हैं, मतलब इस रोग का टीका है वो वर्ष में 2 बार लगाया जाता है, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 2 बार टीके लगाए जाते हैं दोस्तों इस रोग के। फिर अपन देखते हैं दोस्तों इस रोग का उपचार। अगर टीका नहीं लगाया अपन ने या फिर कोई पशु बिना टीके के रह गया, उसके अंदर ये रोग उत्पन्न हो जाएगा, फिर उसके बाद में अपन को उस रोग का उपचार करना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों? मुंह में छाले हो गए थे और पैरों में छाले हो गए थे, इन दोनों चीज़ों का अपन को उपचार करना है। तो पहला उपचार है 1% नीला थोथा, 1% नीला थोथा जिसको कॉपर सल्फेट बोलते हैं। 1% नीला थोथा या फिनाइल के घोल से, 1% नीला थोथा या फिनाइल के घोल से 1% नीला थोथा या फिनाइल के घोल से पाद स्नान कराना चाहिए, पाद स्नान कराना चाहिए। दोस्तों पाद स्नान कैसे कराएंगे? जब पशु अपनी पशुशाला से निकल करके चरने के लिए जाते हैं तो एक गड्ढा खोद करके दरवाजे पर दोस्तों उसमें पानी भर देते हैं। जब पशु निकल के जाते हैं, देखिए इधर, ये इधर अपनी पशुशाला है, जब पशु निकल करके जाते हैं तो दरवाजे पर गड्ढा खोद करके इसमें 1% नीला थोथा का घोल बना करके भर देते हैं। जब पशु चरने के लिए जाते हैं निकल करके तो एक बार पाद स्नान हो गया, क्योंकि उनके पैर हैं वो पानी में होकर के जाएंगे, तथा चर के शाम को वापस आते हैं तब भी पाद स्नान हो जाता है उनका एक बार। तो इस प्रकार से अपन पशुओं का 1% नीला थोथा के घोल से पैरों के घावों को धोते हैं। अब मुंह के छाले कैसे मिटाने हैं दोस्तों? दूसरा है 1% लाल दवा, जिसको KMNO4 पोटेशियम परमैंगनेट के नाम से बोलते हैं दोस्तों। इसका कलर लाल नहीं होता, लेकिन जब इसको पानी में घोलते हैं तो ये लाल कलर की हो जाती है पोटेशियम परमैंगनेट, इस कारण ही इसको लाल दवा बोलते हैं। 1% लाल दवा के घोल से 1% लाल दवा के घोल से मुंह के छालों को धोना चाहिए, मुंह के छालों को 1% लाल दवा के घोल से मुंह के छालों को धोएं। ये दोस्तों इस रोग का उपचार हो गया। अब अपन देखते हैं दोस्तों एक संस्थान है जो खुरपका मुहपका रोग से संबंधित है। खुरपका मुहपका खुरपका मुहपका रोग परियोजना निर्देशालय, खुरपका मुहपका रोग परियोजना निर्देशालय, ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? मुक्तेश्वर यूपी। मुक्तेश्वर यूपी के अंदर स्थित है। ये दोस्तों अपना खुरपका मुहपका रोग है, ये कंप्लीट हो गया है। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं इसको।
देखिए दोस्तों, खुरपका मुहपका रोग है, इसको फूट एंड माउथ डिजीज बोलते हैं। इसके अन्य नाम अपन ने देखे थे, एपिजूटिक रोग, एपिजूटिक रोग, मैलिग्नेंट, पका, खगवा, एप्था, एप्थस ज्वर। इसका रोग कारक था दोस्तों छनित विषाणु। छनित विषाणु की OAC सेट फर्स्ट, सेट सेकंड, सेट थर्ड व एशिया सेट फर्स्ट, ये 7 प्रजातियां हैं। ये प्रजातियां हैं दोस्तों पशुओं के अंदर रोग उत्पन्न करती हैं, खुरपका मुहपका रोग। इसका उद्भवन काल देखा था अपन ने, ये लंबी अवधि तक चलने वाला रोग है, 2 से और 10 दिन तक चलता है। बाकी सभी संक्रामक रोग हैं वो 48 से 72 घंटे के अंतर्गत पशु की मृत्यु कर देते हैं। अगर उनको शुरुआती अवस्था में ही कंट्रोल कर लिया जाता है तो पशु ठीक हो जाता है। अगर शुरुआती अवस्था में कंट्रोल नहीं किया तो संक्रामक रोग है वो पशु की मृत्यु कर देते हैं। उद्भवन काल के बाद अपन ने इसके लक्षण देखे थे दोस्तों। पशु है वो अगले पैरों से लंगड़ाता है। अगले पैरों से क्यों लंगड़ाता है? क्योंकि पशुओं के खुरों के मध्य तथा खुरों में त्वचा के मिलान स्थान पर छाले हो जाते हैं या घाव हो जाते हैं, उनके कारण पशु अगले पैरों से लंगड़ाता है। कभी कभी ये घाव हैं पिछले पैरों में हो जाते हैं तो पशु चारों पैरों से लंगड़ाता है। जब पशु इन घावों को चाटता है तो ये छाले पशु के मुंह के अंदर स्थानांतरित हो जाते हैं और मुंह के अंदर जीभ हैं, होठ हैं, उनके ऊपर छाले हो जाते हैं। अब मुंह में छाले हो गए तो पशु के मुंह से गाढ़ी लार गिरती है। इसकी रोकथाम के लिए अपन ने देखा था, रोकथाम के लिए FMD पॉलीवेंट वैक्सीन लगाते हैं दोस्तों 1 साल में 2 बार। एक बार जून में लगाते हैं, एक बार दिसंबर में लगाई जाती है इसकी वैक्सीन। फिर अपन ने इसका उपचार देखा था, 1% नीलत होता है या कॉपर सल्फेट के या फिनाइल के घोल से पाद स्नान कराना चाहिए। पाद स्नान कैसे कराते हैं? पशुशाला के गेट पर एक गड्ढा खोद करके उसमें 1% नीले थोते का घोल बना करके डाल देते हैं। जैसे पशु चरने के लिए जाते हैं तो एक बार पाद स्नान हो जाता है, जब शाम को चर के वापस आते हैं तो दूसरी बार उनका पाद स्नान हो जाता है, पैर हैं वो धुल जाते हैं नीला थोता के घोल से। मुंह के छालों को धोने के लिए 1% KMNO4 या लाल दवा है, ये पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं इसको, लेकिन जब इसको पानी में घोलते हैं तो ये लाल कलर की हो जाती है, इस कारण इसको लाल दवा बोलते हैं। तो 1% लाल दवा के घोल से मुंह के छालों को धोना चाहिए, तो इस प्रकार से मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। रोकथाम बताई थी, जो रोग उत्पन्न होने से पहले ही जो टीका लगाया जाता है उसको रोकथाम बोलते हैं, और रोग उत्पन्न होने के बाद में जो इलाज किया जाता है उसको उपचार बोलते हैं। खुरपका मुहपका रोग परियोजना निदेशालय है, ये मुक्तेश्वर यूपी के अंदर स्थित है। ये दोस्तों अपना खुरपका मुहपका रोग कंप्लीट हो गया। वायरस जनित रोगों की आपने ट्रिक लिखी थी, वायरस तो फर करके मर गया, उसमें से पहला FMD रोग खुरपका मुहपका रोग कंप्लीट हो गया है। दूसरा स्टार्ट करते हैं अपन रिंडरपेस्ट या पशु प्लेग रोग। वायरस जनित दूसरा रोग है दोस्तों पशु प्लेग। जिसको बोलते हैं रिंडरपेस्ट। पशु प्लेग या रिंडरपेस्ट, जो चीजें अपन ने उस नाम खुरपका मुहपका रोग में पढ़ी थी वही सारी चीजें सारे रोगों में पढ़नी है। अपन को पशु का रोग का नाम पढ़ना है, उसके अन्य नाम पढ़ने हैं, रोग कारक का नाम पढ़ना है, उसके लक्षण क्या है वो पढ़ने हैं, रोकथाम पढ़नी है और उपचार पढ़ने हैं। सभी रोगों में यही पॉइंट पढ़ने हैं दोस्तों, और इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पशु प्लेग के अन्य नाम अपन देखते हैं। पशु प्लेग रोग को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको कैटल प्लेग, कैटल प्लेग, कोंकणी, शीतला माता, माता, मारामारी रोग, इन अन्य नामों से जाना जाता है दोस्तों पशु प्लेग रोग को या रिंडरपेस्ट को। कैटल प्लेग, पोंकनी, शीतला माता, माता या मारामारी रोग, ये रिंडरपेस्ट के या पशु प्लेग के अन्य नाम हैं। फिर देखते हैं दोस्तों इसका रोग कारक क्या है। रोग कारक आपको पता है विषाणु है। विषाणु है वो छानने योग्य विषाणु है तो उसको छनित विषाणु बोलते हैं। छनित विषाणु इसका रोग कारक है, छनित विषाणु। रिंडरपेस्ट रोग के छनित विषाणु को सबसे पहले 1902 में, इस विषाणु को सबसे पहले 1902 में निकोली नामक वैज्ञानिक ने देखा था दोस्तों। रिंडरपेस्ट रोग या पशु प्लेग रोग का जो छनित विषाणु है, इस रोग को 1902 में सबसे पहले निकोली नामक वैज्ञानिक ने देखा था। अपन पढ़ते हैं फिर इसका उद्भवन काल।
ये रोग भी लंबा चलता है लेकिन खुरपका मुपका रोग के जितना नहीं चलता। उद्भवन काल, जिसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। इसका इंक्यूबेशन पीरियड है वो खुरपका मुपका रोग से कम है, उसमें 2 से 10 दिन था, इसमें 3 से 8 दिन है। मतलब ये रोग है 3 से 8 दिन तक चलता है। 8 दिन के बाद में पशु की मृत्यु हो जाती है। 3 से 8 दिन के बाद में अगर शुरुआती अवस्था पर इसको नियंत्रित कर लिया तो पशु बच जाता है, वरना मृत्यु हो जाती है। इसके लिए अपन पशुओं के पहले ही टीके लगाते हैं रोगों के। फिर देखते हैं दोस्तों इसके लक्षण। इस रोग में कौन कौन से लक्षण पशुओं के अंदर प्रकट होते हैं। तो रिंडरपेस्ट रोग है। रिंडरपेस्ट रोग के अंदर पशु हैं उनको तेज दस्त हो जाते हैं। तो पहला लक्षण है पशु को तेज बदबूदार दस्त हो जाते हैं। पशु को तेज बदबूदार दस्त हो जाते हैं। ये दस्त क्यों होते हैं दोस्तों? क्योंकि पशु की आहार नाल में छाले हो जाते हैं। तो अपन यहाँ लिख भी सकते थे उद्भवन काल के नीचे कि इस रोग में जो प्रभावित अंग है, मैं यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों। आपको उद्भवन काल के नीचे लिखना है कि इस रोग से कौन से अंग हैं जो प्रभावित होते हैं। मैं इधर लिख रहा हूँ, इस रोग से जो प्रभावित अंग है, प्रभावित अंग वो है दोस्तों आहार नाल। पशु की संपूर्ण आहार नाल में छाले हो जाते हैं। आहार नाल में छाले। खुरपका मुपका रोग में कौन सा थे प्रभावित अंग? खुर और मुंह, है ना, क्योंकि दोनों जगह छाले हो रहे थे उसमें। तो पशु को तेज बदबूयुक्त दस्त हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि पशु जब चारा खाता है, आहार नाल में छाले हो रहे हैं, तो भोजन पूरी तरह से पच नहीं पाता और वो डायरेक्ट ही जाता है दोस्तों। पशु को तेज बदबूयुक्त दस्त हो जाते हैं। इन दस्तों को बोलते हैं दोस्तों पिचकारीदार दस्त। पिचकारीदार दस्त। पिचकारीदार दस्त। पिचकारीदार दस्त का मतलब है दोस्तों जब पशु है वो गोबर करता है तो वो दूर दूर तक उसके छींटे जाते हैं। ऐसे दस्तों को बोलते हैं पिचकारीदार दस्त। पशु को तेज बदबूयुक्त दस्त हो जाते हैं। वह दस्त के साथ खून भी आता है। वह दस्त के साथ खून भी आता है। दस्त के साथ खून भी आता है। खून क्यों आता है दोस्तों? पशु की संपूर्ण आहार नाल में छाले हो रहे हैं। जब पशु दस्त करता है तो वो छाले फूट जाते हैं और छालों के फूटने से दस्त के साथ में खून भी आता है। ये हो गया दोस्तों इसका पहला लक्षण। दूसरा लक्षण अपन देखते हैं। इसमें पशु के कंधे, इसमें पशु की गर्दन, कान, गलकंबल, गलकंबल दोस्तों जो गर्दन के नीचे जो खाल लटकी होती है उसको गलकंबल बोलते हैं। तो इस रोग में पशु के गर्दन, कान, गलकंबल, कंधे व पसलियों की त्वचा पर छाले हो जाते हैं। व पसलियों की त्वचा पर छाले हो जाते हैं। पसलियों की त्वचा पर छाले हो जाते हैं। इस कारण इसको माता रोग के नाम से जाना जाता है। छाले हो जाते हैं। छाले हो जाते हैं, इस कारण इसे माता रोग के नाम से जाना जाता है। छाले हो जाते हैं, इस कारण इसे माता रोग के नाम से जाना जाता है। इस कारण इस रोग को माता रोग के नाम से जाना जाता है क्योंकि दोस्तों पशु है उसके शरीर पर छाले हो जाते हैं।
इस कारण इस रोग को माता रोग के नाम से जाना जाता है। अपन ने इसके अन्य नाम है उसमें माता रोग लिखा था। तीसरा इस रोग का लक्षण है पशु के शरीर के अंदर छाले हो गए। दोस्तों आहार नाल इस रोग में प्रभावित हो रही है, तो आहार नाल के साथ है वो छाले हैं मुंह तक आ जाते हैं, इसलिए पशु के मुंह से लार गिरती है। तो पशु के आंख, नाक और मुंह से पानी गिरने लगता है। आंख, नाक, मुंह से पानी गिरने लगता है तथा आंख की झिल्ली लाल हो जाती है। आंख की झिल्ली लाल हो जाती है। आंख की झिल्ली लाल हो जाती है। ये दोस्तों रिंडरपेस्ट या पशु प्लेग रोग के प्रमुख लक्षण हैं। इसको पोंकनी रोग बोलते हैं क्योंकि इसमें पशु को तेज बदबूयुक्त दस्त हो जाते हैं पिचकारीदार। जब पशु दस्त गोबर करता है तो उसके छींटे दूर दूर तक चले जाते हैं, इसलिए इसको पिचकारीदार दस्त बोलते हैं। पशु के हैं गर्दन है, कान है, गलकम्बल है, कंधे हैं और पसलियों की त्वचा पर हैं छोटे छोटे से छाले हो जाते हैं, इस कारण इसको माता रोग के नाम से जाना जाता है। इस रोग में पशु की आहार नाल प्रभावित होती है, तो आहार नाल के छाले हैं वो पूरी आहार नाल, संपूर्ण आहार नाल में छाले हो जाते हैं, इसलिए वो छाले हैं वो मुंह तक पहुंच जाते हैं, तो मुंह से और नाक से, आंखों से पानी गिरने लगता है। ये इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। इसके बाद देखते हैं दोस्तों अपन इस रोग की रोकथाम कैसे करेंगे। रोकथाम मैंने आपको बताया था दोस्तों, ऐसा इलाज करेंगे जिससे कि ये रोग पशुओं के अंदर आए ही नहीं। तो रोकथाम के अंदर अपन टीके लगाते हैं दोस्तों। इस रोग के अंदर हैं 4 प्रकार के टीके लगाए जाते हैं। पहला टीका है आरपी वैक्सीन या फिर जीटीबी वैक्सीन। जीटीबी वैक्सीन इसको बोलते हैं दोस्तों गॉट टिश्यू वैक्सीन, गॉट टिश्यू वायरस वैक्सीन, गॉट टिश्यू वायरस वैक्सीन। गॉट टिश्यू वायरस वैक्सीन क्यों बोलते हैं दोस्तों? क्योंकि इस वैक्सीन को सबसे पहले 1926 में इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर बरेली यूपी के वैज्ञानिक एडवर्ड ने विकसित किया था। जीटीबी वैक्सीन को सबसे पहले 1926 में IVRI इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो इज्जतनगर बरेली यूपी में है, उसके एडवर्ड नामक वैज्ञानिक ने इसको विकसित किया था। और विकसित कैसे किया था? जो बकरी के ऊतकों पर कल्चर करके इस वैक्सीन को तैयार किया गया था, इसी कारण बकरी को गोट बोलते हैं, तो इस वैक्सीन का नाम गॉट टिश्यू वायरस वैक्सीन या जीटीबी वैक्सीन नाम रख दिया। तो इसको कैसे तैयार किया था? एडवर्ड ने बकरी के ऊतकों पर कल्चर करके, बकरी के ऊतकों पर कल्चर करके इस वैक्सीन को तैयार किया था। इस कारण इसको गॉट टिश्यू वायरस वैक्सीन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये वैक्सीन है जो भारत में सबसे ज़्यादा उपयोग में ली जाती है। जीटीबी वैक्सीन है, ये भारत में सबसे ज़्यादा उपयोग में ली जाती है। भारत में सर्वाधिक उपयोगी वैक्सीन है जो पशु प्लेग की रोकथाम के लिए लगाई जाती है। इसके अलावा दूसरी वैक्सीन है दोस्तों आरपी वैक्सीन, रिंडरपेस्ट वैक्सीन। आरपी वैक्सीन ये वैक्सीन है जो रिंडरपेस्ट रोग के काम में ली जाती है। तीसरी वैक्सीन है दोस्तों लेपिनाइज्ड वायरस वैक्सीन, लेपिनाइज्ड वायरस वैक्सीन। इस वैक्सीन को दोस्तों खरगोश से प्राप्त किया गया था, खरगोश से प्राप्त यह वैक्सीन है। इसका भारत में उपयोग नहीं किया जाता है। लेपिनाइज्ड वायरस वैक्सीन है, ये खरगोश से प्राप्त किया गया था इस वैक्सीन को। इस वैक्सीन का भारत में उपयोग नहीं लिया जाता है। अपन जीटीबी एक वैक्सीन ही पढ़ते हैं, लेकिन मैं और वैक्सीन बता रहा हूँ।
क्योंकि यही ऑप्शन में पूछा जाता है और यही है जो भारत में उपयोग में ली जाती है। बाकी आरपी वैक्सीन, लेपिनाइज्ड वैक्सीन और एक वैक्सीन और है, जो वैक्सीन है ये रिंडरपेस्ट के इलाज में अपन लगा सकते हैं। चौथी वैक्सीन है दोस्तों पक्षीय वायरस वैक्सीन। पक्षीय वायरस वैक्सीन सारी याद नहीं हो तो आपको जीटीवी वाली याद रखनी है। पक्षीय वायरस वैक्सीन, पक्षीय वायरस वैक्सीन, इसका नाम पक्षीय वायरस वैक्सीन क्यों रखा है? क्योंकि ये पक्षियों से संबंध है इसका। तो ये मुर्गी के अंडे पर कल्चर करके इसको तैयार किया गया है। मुर्गी के अंडे के कल्चर पर इसको उगाया गया था। मुर्गी के अंडे के कल्चर से इस वैक्सीन को तैयार किया गया है दोस्तों। मुर्गी के अंडे के कल्चर से इस वैक्सीन को तैयार किया गया था। जीटीवी वैक्सीन है, रोकथाम पढ़ रहे हैं दोस्तों अपन पशु प्लेग रोग की। जीटीवी वैक्सीन है, ये भारत में उपयोग में ली जाती है। गोट टिश्यू वायरस वैक्सीन इसका नाम है। गोट टिश्यू वायरस वैक्सीन क्यों रखा? क्योंकि 1926 में IVRI के वैज्ञानिक एडवर्ड ने इसको बकरी के ऊतकों पर कल्चर करके इस वैक्सीन को तैयार किया गया था, इसलिए बकरी के नाम से ही इसका नाम जीटीवी वैक्सीन रख दिया या गोट टिश्यू वायरस वैक्सीन नाम रख दिया। ये भारत में सबसे ज्यादा उपयोग में लाई जाने वाली वैक्सीन है। आरपी वैक्सीन है, यह भी पशु प्लेग रोग में लगाई जाती है। लेपिनाइज्ड वायरस वैक्सीन है, ये खड़गों से प्राप्त की जाती है। इसका सर्वाधिक उपयोग चीन में किया जाता है ना। लेपिनाइज्ड वायरस वैक्सीन है, इसका सर्वाधिक उपयोग चीन में किया जाता है। पक्षीय वायरस वैक्सीन है, यह भी विदेश में उपयोग में लाई जाती है, भारत में उपयोग नहीं लाई जाती। पक्षीय वैक्सीन इसका नाम क्यों रखा? क्योंकि ये पक्षी के अंडे पर कल्चर करके तैयार की गई है। अब देखते हैं दोस्तों टीकाकरण का समय। टीकाकरण का समय, इस रोग में टीकाकरण कब करते हैं दोस्तों? तो जनवरी फरवरी माह में। जनवरी फरवरी माह में पशुओं को टीके लगाए जाते हैं, जिसके कारण ये रोग आए नहीं। अब एक बार टीके लगा देते हैं तो कितने दिन तक टीके लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब एक बार टीका लगाने पर कितने दिन तक इस टीके का असर रहता है और पशुओं में प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है। तो देखते हैं अपन प्रतिरक्षा अवधि। प्रतिरक्षा अवधि, एक बार इस वैक्सीन को लगा देते हैं दोस्तों तो इसकी 3 वर्ष तक प्रतिरक्षा अवधि रहती है। पहली बार इस वैक्सीन को 3 से 6 माह की उम्र पर लगाया जाता है। पहली बार 3 से 6 माह की उम्र पर, पहली बार 3 से 6 माह की उम्र पर, इसके पश्चात प्रति 3 वर्ष के अंतराल पर, इसके पश्चात प्रति 3 वर्ष के अंतराल पर, प्रति 3 वर्ष के अंतराल पर। इसके पश्चात प्रति 3 वर्ष के अंतराल पर इसको लगाते हैं। दोस्तों खुरपका मुंहपका रोग था, उसमें पहली बार वैक्सीन है वो 1 से 2 माह की उम्र पर लगाई जाती है, दूसरी बार 6 माह की उम्र पर लगाई जाती है तथा इसके बाद प्रतिवर्ष ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाती है, जून और दिसंबर में। और इस रोग में पहली बार है वो 3 से 6 माह की उम्र पर लगाई जाती है, इसके पश्चात प्रति 3 वर्ष के अंतराल पर लगाई जाती है। वैसे अपन देखें जीटीवी वैक्सीन है, इसकी प्रतिरक्षा अवधि है 7 वर्ष तक होती है, लेकिन अगर डायरेक्ट वैक्सीन का नाम नहीं दे और अपन से पूछेगी पशु प्लेग रोग है उसकी प्रतिरक्षा अवधि वैक्सीन की कितने दिन होती है, तो 3 साल लगनी है अपन को। वैसे इसकी 7 साल होती है, इसकी 3 साल होती है, इन दोनों की 5 साल होती है प्रतिरक्षा अवधि। लेकिन अगर अपन को कुछ भी नहीं दे, डायरेक्ट पूछे कि पशु प्लेग रोग में टीकाकरण की प्रतिरक्षा अवधि कितने दिन तक होती है, तो 3 वर्ष करना है अपन को। इस रोग की रोकथाम हो गई दोस्तों। इस रोग को एक स्कीम के तहत है भारत से खत्म कर दिया गया है दोस्तों। तो वो स्कीम कौन सी है? MI स्कीम के तहत, MI स्कीम के तहत, MI स्कीम है दोस्तों। इस स्कीम के तहत 1 अक्टूबर 1954 को, MI स्कीम के तहत 1 अक्टूबर 1954 को पशु प्लेग उन्मूलन योजना, पशु प्लेग उन्मूलन योजना
पशु प्लेग उन्मूलन योजना चला करके MI स्कीम के तहत 1 अक्टूबर 1954 को पशु प्लेग उन्मूलन योजना चला करके भारत से इस रोग को पूरी तरह से, भारत में इस रोग की पूर्णतया रोकथाम कर दी गई है। पूर्णतया रोकथाम कर दी गई है। MI स्कीम के तहत भारत सरकार ने 1 अक्टूबर 1954 को पशु प्लेग उन्मूलन योजना चला करके इस रोग को भारत में पूरी तरह से इसकी रोकथाम कर दी गई है। MI स्कीम क्या है दोस्तों? मास इम्यूनाइजेशन स्कीम है। मास इम्यूनाइजेशन स्कीम, मास इम्यूनाइजेशन स्कीम है। इस स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार ने 1 अक्टूबर 1954 को पशु प्लेग उन्मूलन योजना चला करके इस रोग की भारत में पूरी तरह से रोकथाम कर दी गई है। ये दोस्तों आपका रिंडरपेस्ट रोग खत्म हो गया। अपन ने 2 रोग पढ़े हैं वायरस जनित रोग। पहले ट्रिक लिखी थी वायरस की, वायरस तो फरफर करके मर गया। उसके बाद अपन ने पहला खुरपका मुंहपका रोग पढ़ा था। आज अब दूसरा रिंडरपेस्ट रोग पढ़ लिया है। ये दोनों वायरस जनित रोग हैं, बहुत ही खतरनाक रोग हैं। FMD रोग में अपन ने पढ़ा था, उसको खुरपका मुंहपका रोग बोलते हैं। उसके अन्य नाम पढ़े थे, एपिजूटिक रोग बोलते हैं उसको, मैलिग्नेंट बोलते हैं, पका बोलते हैं, एप्था बोलते हैं, एप्थस ज्वर के नाम से जाना जाता है। फिर अपन ने उसके रोग कारक देखे थे। रोग कारक में जो छनित विषाणु है उसकी O, A, C, सेट 1, सेट 2, सेट 3 व एशिया सेट, ये 7 प्रजातियां हैं वायरस की जो पशुओं में अंदर खुरपका मुंहपका रोग उत्पन्न करती हैं। इसके बाद अपन ने उसका उद्भवन काल देखा था, वह लंबी अवधि तक चलने वाला रोग है। 2 से 10 दिन उसका उद्भवन काल या इंक्यूबेशन पीरियड होता है। 2 से 10 दिन चलने के कारण इसको लंबी अवधि वाला रोग भी बोला जाता है। फिर इसके अंदर प्रभावित अंग कौन से थे? तो दोस्तों खुर और मुंह, इन दोनों के अंदर छाले हो जाते हैं। तो खुर और मुंह हैं जो खुरपका मुंहपका रोग में प्रभावित अंग हैं। इसके बाद अपन ने इसके लक्षण देखे थे खुरपका मुंहपका रोग के। तो लक्षण है इसमें पशु आगे के पैरों से लंगड़ाता है, वह कभी कभी चारों पैरों से लंगड़ाता है, क्योंकि पशु में खुरों के त्वचा के मिलान स्थान पर वह खुरों के मध्य में छाले हो जाते हैं, जिसके कारण है पशु लंगड़ाता है। अगर चारों पैरों में छाले हो जाते हैं तो पशु चारों पैरों से लंगड़ाता है। जब पशु इन खुरों को चाटता है तो ये छाले हैं जो मुंह में स्थानांतरित हो जाते हैं। वह मुंह में, जीभ के ऊपर दोनों किनारों पर व होठों पर छाले हो जाते हैं, जिसके कारण पशु के मुंह से गाढ़ी लार गिरती है। ये इस रोग के लक्षण थे। फिर अपन ने इसकी रोकथाम देखी थी। तो रोकथाम है वो रोग होने से पहले किया गया इलाज होता है, और उपचार है वो रोग होने के बाद में जो इलाज किया जाता है उसको उपचार बोलते हैं। तो खुरपका मुंहपका रोग के रोकथाम में अपन ने FMD पॉलीवेंट वैक्सीन का टीका लगाया था दोस्तों। वर्ष में 2 बार लगाते हैं, एक बार जून में और एक बार दिसंबर में। फिर खुरपका मुंहपका रोग परियोजना निदेशालय है, ये मुक्तेश्वर यूपी के अंदर स्थित है। खुरपका मुंहपका रोग कंप्लीट हो गया दोस्तों। इसके बाद अपन ने पशु प्लेग रोग पढ़ा था जिसको रिंडरपेस्ट बोलते हैं। इसके अन्य नाम देखे थे। रिंडरपेस्ट को पोंकनी, कैटल प्लेग, शीतला माता या फिर माता के नाम से जाना जाता है। फिर अपन ने देखा था दोस्तों इसका रोग कारक वही छनित विषाणु है। इस छनित विषाणु को 1902 में सबसे पहले निकोली नामक वैज्ञानिक ने देखा था। फिर अपन ने इसका इंक्यूबेशन पीरियड या फिर उद्भवन काल देखा था, 3 से और 8 दिन का है, जो कि खुरपका मुंहपका रोग से कम है। फिर अपन ने इसके लक्षण देखे थे। इसमें दोस्तों पशु हैं उसको तेज दस्त हो जाते हैं, बदबूदार, उनको पिचकारीदार दस्त बोलते हैं, क्योंकि जब पशु दस्त करता है तो उसके छींटे हैं वो दूर दूर तक जाते हैं, इसलिए इनको पिचकारीदार दस्त बोलते हैं। आहार नाल इसमें प्रभावित होती है। प्रभावित अंग रिंडरपेस्ट रोग में आहार नाल में छाले हो जाते हैं। जब पशु दस्त करता है तो ये आहार नाल के छाले फूट जाते हैं, इसलिए बदबूदार दस्तों के साथ में खून भी आता है। अगला रोग देखा था अपन ने, इसमें पशु के गर्दन, कान, गलकंबल, कंधे व पसलियों की त्वचा पर छोटे छोटे छाले हो जाते हैं। इस कारण इसको माता रोग के नाम से जाना जाता है। तेज बदबूयुक्त दस्त हो जाते हैं, इस कारण इसको पोंखनी के नाम से जाना जाता है। फिर अपन ने इसकी रोकथाम पढ़ी थी दोस्तों। 4 तरह की वैक्सीन है जो इस रोग में लगाई जाती है। भारत में मुख्य रूप से गोट टिश्यू वायरस वैक्सीन या गोट टिश्यू रिंडरपेस्ट वैक्सीन, GTV बोलते हैं जिसको, ये वैक्सीन है जो भारत में सबसे ज़्यादा उपयोग में ली जाती है। बाकी 4 वैक्सीन है, RP वैक्सीन भी है, लेपिनाइज्ड वैक्सीन है, लेपिनाइज्ड वायरस वैक्सीन जो खड़गों से प्राप्त की जाती है, पक्षी वायरस वैक्सीन है जो मुर्गी के अंडे पर कल्चर करके तैयार की गई थी। जो इसकी GTV वैक्सीन है जो भारत में उपयोग ली जाती है, उसको 1926 में एडवर्ड नामक वैज्ञानिक ने IVRI इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर बरेली यूपी में तैयार किया था। और इसका नाम गोट टिश्यू वायरस वैक्सीन क्यों रखा? क्योंकि ये बकरी के ऊतकों पर कल्चर करके इसको तैयार किया गया था, तो बकरी के नाम से ही इसका नाम गोट टिश्यू वायरस वैक्सीन रखा है दोस्तों।
इस प्रकार से अपन ने अपने दोनों रोग पढ़ लिए थे। MI स्कीम के तहत 1 अक्टूबर 1954 को इस रोग को, पशु प्लेग रोग को, भारत में पूरी तरह से इस रोग की रोकथाम कर ली गई है। ये थे दोस्तों अपने रोग। धन्यवाद। कल अपन पढ़ेंगे जीवाणु जनित रोग। धन्यवाद।